हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर जुड़ने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द भेद। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी चीज है वो सब के सब क्या है? संज्ञा है। तो दुनिया में जितने भी चीज दिख रहा है आपके आंख के माध्यम, आपके द्वारा देख रहे हैं, वो सब के सब क्या है? संज्ञा। जैसे आपको दिख रहा है घर है ना, या किसी जगह है, दिल्ली है, या कोई भी स्थान है जो आपके आंखों के द्वारा दुनिया में जितनी भी चीज दिख रहा है वो सब के सब क्या है? संज्ञा। तो अगर संज्ञा का परिभाषा पूछा जाए तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे कोई भी व्यक्ति का बोध हो, या कोई भी वस्तु का बोध हो, या कोई भी जगह का बोध हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे किसी के नाम, या कोई जगह का नाम, या कोई वस्तु का नाम, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ग्रंथ आएगा। जैसे सचिन, जैसे किसी का नाम है, सचिन है, दिनेश है, वीरेश है, ये सब क्या है? नाम है। तो ये नाम क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसी तरह से दिल्ली हो गया, पटना हो गया, है ना, गुजरात हो गया, ये सब क्या है? यह स्थान का नाम है। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर्गत आया। गंगा हो गया, या नदी का नाम आ जाए, यानी कोई व्यक्ति स्थान का बोध कराए तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा देखिएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जो किसी एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराए, माने एक प्रकार के वस्तु का बोध कराएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा नदी, तो नदी एक नहीं, पूरा दुनिया में जितना भी नदी है तो सभी आ जाएगा। तो यानी जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की जाति का बोध कराएगा। जैसे नदी एक नहीं, पूरे दुनिया में जितना भी नदी है सबके सब आ जाएगा। लड़की, तो लड़की एक नहीं, पूरे दुनिया में जितना भी लड़की है सबके सब आ जाएगा। उसी प्रकार पर्वत एक नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी पर्वत है सबका सब बोध करा रहा है सिर्फ पर्वत से। ये कोई भी नाम के पर्वत हो। तो ये हम देख रहे थे जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जो कि एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, जैसे नदी, लड़की, पर्वत, इत्यादि। तीसरा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, जिससे कोई वस्तु का निर्माण होता है, उससे उसका बोध कराए। या तो हम कह सकते हैं जिसे मापा या तौला जाए, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसे मापा या तौला जाए उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसको जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनता है, जिससे कोई वस्तु का निर्माण होता है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। या तो हम बच्चे की अवस्था में याद कर चुके हैं कि जिसे मापा या तौला जाए उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या हो गया? पानी, इसको मापा या तौला जा सकता है, या इसे किसी बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? जो संज्ञा शब्द समूह के वाचक का बोध कराए। जो संज्ञा शब्द समूह के वाचक का बोध कराए, यानी पूरे समूह का जो बोध कराएगा उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जिसे पूरे समूह का बोध हो। जैसे परिवार में बहुत सारा आ गया, आपके दादा आ गए, दादी आ गए, है ना, पापा, मम्मी, ये सारे आ गए।
तो ये आपका परिवार हो गया। परिवार कौन सी संज्ञा का ग्रंथ आएगा? तो समूहवाचक, जिससे पूरे समूह का बोध हो। टीम, टीम में आपको बहुत सारा ग्रुप ए टीम हो गया, ग्रुप बी टीम हो गया, ग्रुप सी टीम हो गया। ठीक है, टीम भी अलग अलग प्रकार के होता है, वो सारा टीम एक ही में आ जाता है ना, उसका नाम ही टीम रखा जाता है। तो ये आ गया टीम, यानी कि इससे टीम हो गया। सोना आ गया, सोने खराब हो या बढ़िया हो, सारे प्रकार के सोना इसमें सोना यानी कि सोना नहीं होगा, सेना होगा। क्या होगा? सेना होगा। यानी सेना, यानी कहा जाए कि सेना में जितने भी सेनाओं का समूह है वो सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा, यानी ये पूरे समूह के रूप में रहता है। तो याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जो सब समूह के वाचक का बोध कराए, यानी कि समूह का बोध कराएगा उसको समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे, जैसे परिवार, टीम, सेना इत्यादि। पांचवा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? भाव, गुण इत्यादि को बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जिससे भाव का पता चले, गुण का पता चले, उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे क्रोध, मिठास, क्रोध कर रहा या मिठास लग रहा है ना, या आपको हंसना, जैसे हंसना हो गया और रोना हो गया, ये सब क्या हो रहा है? इससे भाव और गुण को बता रहा है। तो ऐसे इस प्रकार के कौन से संज्ञा के ग्रंथ में आए गए? तो क्रोध, मिठास, हंसना, रोना, ये सब भाववाचक संज्ञा के ग्रंथ में आएगा। तो अब हम पढ़ लिए संज्ञा के बारे में। अब हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है? सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है? संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा कि संज्ञा के बदले में जो आए उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम होता है। याद रखेंगे, सबका नाम होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी जितने भी नाम है उसको सूचक, उसको सबका नाम को दर्शाने के लिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, आप हो गया, वह हो गया, हम हो गया। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये सब आ गया। आप देखते हो, तो ये मैं आप अपने नाम ना बोल करके मैं और आप को यूज करते हैं। तो ये सब क्या, किसका यूज कर रहे हैं? तो ये सारे हम यूज कर रहे हैं, सर्वनाम का यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? देखिएगा, जो सर्वनाम शब्द यानी कर्ता खुद के लिए यूज करता है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता खुद के लिए यूज करता है यानी स्वयं के लिए उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो निजवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? तो याद रखेंगे, जो कर्ता स्वयं के लिए या अपने आप के लिए उपयोग करता है वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे खुद, स्वयं, आप, मैं, ये सब क्या है? खुद, स्वयं, ये आपका स्वयं के लिए सूचित कर रहा है। जैसे मैं खुद व्याकरण खत्म कर दूंगा, आज जो होगा, आज मैं खुद जो हूँ पूरे व्याकरण को खत्म कर दूंगा, मैं अपने आप के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये सब, ये मैं जो आया, ये कौन से सर्वनाम में आया? निजवाचक सर्वनाम में आया। तो याद रखिएगा कि सर्वनाम होते कितने हैं? सर्वनाम ये भी परीक्षा में पूछता है कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं? तो सर्वनामों की संख्या 11 है। यही 11 में से 11 को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें खुद, स्वयं, आप, ये 11 में से ये 3 आ गया। चलिए दूसरा देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। तो वैसा सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, कि जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, यानी कहा जाए कि भिखारी को कुछ दे दो, तब कुछ दे दो, कितना दे दो पता है नहीं है, कुछ दे दो, यानी कुछ
कुछ बोल रहा है यानी कोई निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। अनिश्चित होगा तो कौन सा सर्वनाम कृतग्रंथ आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कृतग्रंथ आएगा। कोई, कुछ, यानी कोई लड़का आता है, तो कौन लड़का आता है? कह सकते हैं कौन लड़का आता है, कोई पता नहीं है। कोई लड़का आता है, कोई लड़का आता है, कोई किसी का पता नहीं है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कृतग्रंथ आएगा। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। इसमें जितने भी आएगा वो सब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, तो वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे कहा जाए यह, वह, ये इत्यादि, ये सब क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम है। जैसे कहा जाए यह लड़का है, तो यह लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब कहा जाए कि यह लड़का है तो वह लड़का ही होगा, लड़का छोड़ के कोई और नहीं होगा। वह गाय है, वह गाय है कह रहा है तो वह गाय ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि ये निश्चित वाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, लेकिन अनिश्चित वाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है ना। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जी इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे आपको कहा जाए कि जो, सो, जो, सो, ये एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बनाएगा यानी रिलेशन बनाएगा। जैसे जो जैसा करेगा सो पाएगा, जो जैसा करेगा सो पाएगा, तो जो जैसा या जो जैसा करेगा, यहां तक तो एक सेंटेंस हो गया। अब पाएगा का जोड़ा कौन? सो, तो सो क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। तो सो संबंध बता रहा, पाएगा के साथ और करेगा के साथ संबंध बता रहा, यही संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। याद रखिएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो, सो, जो जैसा करेगा सो पाएगा, जो जैसा पाएगा वो वैसा करेगा। अगला देखिए, पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें इनसे वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। जी, वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रश्न का बोध होगा उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, etc। यानी कि यह कहा जाए जिसे प्रश्न बनाया जाए, जिसे प्रश्न किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहलाता है। जैसे यह कौन लड़का है, वह कहाँ का रहने वाला है, तो कौन है, कहाँ है, क्या है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो जिससे क्वेश्चन का निर्माण हो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे छठा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जिसे पुरुष या स्त्री के बदले में आता है। वैसा सर्वनाम जो पुरुष के नाम के बदले में या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, आप हो गए, वे हो गए, इत्यादि हो गया। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जो पुरुष के लिए या स्त्री के नाम के बदले में आता है तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि वह देखता है, तो वह देखता है, और वह के जगह पर अगर उसका नाम लेकर के बोल दे कि राम देखता है, तो राम को हटा करके वह बना रहे, तो वह क्या हो रहा है कि वह पुरुष के नाम के बदले में वह जो है राम के बदले में वह का यूज कर रहे हैं, तो वो पुरुष के बदले में आ रहा है, तो किसके ग्रंथ में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। अब हम देखेंगे संज्ञा सर्वनाम देखने के बाद विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसको क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। जैसे आपको कहा जाए सुंदर, गोरा, खट्टा, ये सब क्या विशेषता बता रहा है कि लड़की क्या है? सुंदर है, तो सुंदरता का बोध करा रहा। वो लड़की क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा को यानी कि सुंदरता को बोध करा रहा है, यानी कि संज्ञा की विशेषता को बता रहा है कि लड़की कैसा है? सुंदर है। लड़की कैसा है? गोरा है ना। वह वस्तु कैसा है? खट्टा है। तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। संज्ञा की विशेषता बताया या सर्वनाम की विशेषता को बताया तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा।
विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिसका पहला होगा सर्वनामिक विशेषण। देखिएगा, पहला होगा सर्वनामिक विशेषण। इसमें सर्वनाम विशेषण की तरह, सर्वनाम विशेषण की तरह, इसमें सर्वनाम विशेषण की तरह यूज होता है। ये जो सर्वनामिक जो विशेषण है, ये सर्वनाम विशेषण की तरह यूज होता है। यह सर्वनाम विशेषण की तरह यूज माने उपयोग होता है। जैसे कहा जाए कि वह लड़का सुंदर है। वह लड़का क्या है? सुंदर है। यानी सर्वनाम, यानी कि यह सर्वनाम विशेषण की तरह उपयोग करिएगा कि वह लड़का सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। इस प्रकार से जितने भी सर्वनाम आएंगे विशेषण की तरह उपयोग करिएगा इसमें। दूसरा देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में वह संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताता है। तो याद रखिएगा कि वह संज्ञा जो सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे जो गुण को बताया, धर्म को बताया, स्वभाव या रंग के आदि को बोध कराया तो उसको हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे तपस्वी, तपस्वी, विद्यार्थी, यानी जट्टा जो रखे हुए है तो उसको हम गुण से पकड़ लेते हैं कि वो क्या होगा? तपस्वी होगा। विद्यार्थी, अगर हम जा रहे हैं और कोई कलम रखे हुए है पॉकेट में तो उसको हम लक्षण से पकड़ लेते हैं, यानी कि उसको गुण से पकड़ लेते हैं, क्या होगा? विद्यार्थी होगा। तो यानी कि किसी को गुण से, गुण के आधार पर या स्वभाव के आधार पर, रंग के आधार पर उसको हम पहचान कर उसके इसकी विशेषता को बताता है तो वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे है ना, तीसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताता है। इस संज्ञा के और सर्वनाम के विशेष की संख्या के बारे में बताता है कि ये कितना है। यानी संख्या को दर्शाने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। वैसा विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए, जो संख्या के बारे में बताया, संख्या माने नंबर, याद रखिएगा नंबर, जो नंबर के बारे में बताएगा, दर्शाएगा, उसको संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, या आधा हो गया, आधा दर्जन हो गया, प्रत्येक हो गया, 100 गुना हो गया। ये सब क्या बता रहा है? संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। चौथा देखेंगे परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में ये संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम के बारे में बताते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम के परिणाम के बारे में बताएगा तो क्या कहलाएगा? परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। यानी कि संज्ञा के बारे में और सर्वनाम के परिणाम का बोध कराएगा। परिणाम यानी रिजल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट। यानी कि लास्ट में जो आपका मिलता है उसको बोलते हैं परिणाम, यानी कि रिजल्ट। कोई काम करने के बाद, कोई परिश्रम करने के बाद जो हमें प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं परिणाम। जैसे आपको बोला जाए कि बहुत, थोड़ा, हमें थोड़ा दूध दो, हमें थोड़ा दूध दो, यानी कि ये बहुत और थोड़ा क्या आ रहा है? बहुत और थोड़ा, यानी थोड़ा और बहुत, ये क्या परिणामवाचक विशेषण के तहत आता है। तो ये सारे हम 4 विशेषण के भेद हम व्याख्या कर लिए हैं। अब हम देखेंगे शब्द भेद के बारे में। शब्द भेद यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले तो इसके 2 प्रकार के रूप में बांट दिया गया है, एक इतिहास के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे तो हम बच्चे में पढ़ेंगे कि इतिहास के आधार पर 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा तो 5 प्रकार के पढ़िएगा। तो आज ही हम 5 प्रकार के क्यों न पढ़ जाए। देखिए, इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे बोलते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं
जिसको हम बदलते नहीं है और जो कहते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे वायु, वायु लिखा जाए तो या तो संस्कृत में वायु लिखा जाए या तो हिंदी में, तो वायु को वायु ही लिखते हैं। सूर्य लिखा जाए तो या तो संस्कृत में बोले सूर्य लिखने के लिए या तो हिंदी में बोले तो सूर्य को सूर्य ही लिखेंगे। माता बोला जाए तो माता को माता ही लिखेंगे, हिंदी में कहे या संस्कृत में कहे। तो याद रखिएगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, सूर्य, माता इत्यादि। आप देखेंगे दूसरा तत्भव शब्द। तत्भव शब्द में आ गया वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से चेंज होकर के बने हैं। चेंज माने परिवर्तन, चेंज माने परिवर्तन, उससे चेंज करके के संस्कृत शब्द से बदल करके जो बने हुए हैं, यानी संस्कृत के बिगड़े रूप, इसको बोल सकते हैं संस्कृत के बिगड़े रूप को हम क्या बोलते हैं, तत्भव शब्द बोलते हैं। जैसे चिकित्सा, अस्पताल, कपूर इत्यादि। तो ये क्या रहा, ये संस्कृत के बिगड़े रूप है। जैसे चिकित्सा, अब इसके चिकित्सा हो गया, अस्पताल हो गया, कपूर हो गया, माने हिंदी। याद रखिएगा शुद्ध हिंदी, हिंदी में जो लिख दिया जाए वही चेंज हो गया। चिकित्सा हो गया, अस्पताल हो गया, जिसमें चिकित्सा को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कर्पूरा हो गया, ये सब हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में मिला के बोलते हैं, है ना। इस तरह से आप देखेंगे। तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द किसको बोलते हैं, यानी देश में जन्म शब्द को देशज शब्द बोलते हैं। जो हमारे देश में जन्म लिया वैसा शब्द जो हमारे देश में जन्म लिया उसको क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे थैला हमारे भारत में बोला जाता है, भारतवर्ष में बोला जाता है थैला। पगड़ी, पगड़ी हमारे भारतवर्ष में ही बोला जाता है। लोटा अब भारतवर्ष में बोला जाता है, अगर दूसरे देश में जाएगा तो लोटा को लोटनी बोलेगा, है ना। पगड़ी को मुरेठा भी कह सकता है। इस प्रकार से थैला को, है ना, बैग कहेगा। तो हमारे देश में जो भी शब्द जन्म लिए हैं उसको देशज शब्द बोलेंगे, और जो विदेश में जन्म लिया वैसे शब्द को क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। जैसे कंपनी दूसरे देश से हमारे आया है हमारे देश में, क्रिकेट दूसरे देश में जन्म हुआ है, स्टेशन बोलते हैं तो दूसरे देश में। जितने भी इंग्लिश वर्ड है और हमारे मातृभाषा से अलग है वो सब के सब क्या है, विदेशज भाषा है। हमारे मातृभाषा जितना भी है, जैसे थैला हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका देशज शब्द हो गया। अब पांचवा देखेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द बोलते हैं। दो अलग अलग भाषा के मेल से जो भी बना शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। जैसे आपको कहा जाए छाया, छाया जो हो गया संस्कृत हो गया, और दार जो हो गया फारसी हो गया। छाया बोलेगा तो संस्कृत शब्द हो गया, और दार हो गया फारसी शब्द हो गया। तो फारसी और संस्कृत दोनों जुट गया, है ना, यानी छाया प्लस दार बराबर छायादार। तो ये दोनों की ये छायादार बना, तो ये कौन सा शब्द बना गया, संकर शब्द बन गया। यानी दो भाषा आपस में जुट जाए, है ना, तो संकर शब्द का निर्माण होता है। तो आज हमने देख लिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और शब्द भेद के बारे में। आगे हम कल जो लास्ट बचा हुआ है, कल हम पूरे व्याकरण को खत्म कर देंगे, यानी कि जो भी शॉर्ट में कहा जाए, यानी कि लास्ट में आपका संधि बचेगा। तो संधि कल देख लेंगे। तो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो को बने रहने के लिए, है ना, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब